प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कौसानी में सूर्य के प्रकाश में नाचती हिम मंडित शिखर श्रेणी का दर्शन करते हुए मैं ये विचार कर रहा था कि हिमालय के इन धवल शिखरों को देखकर भिन्न भिन्न कोटि के लोगों के मन में क्या विचार आएगा। बालक उस दृश्य को देखे तो कह उठे, ये तो फेनों का पहाड़ है, चलो हम दौड़कर चलें और उस पर चढ़कर फेनी चखा करें। मुझ जैसा चरखे का दीवाना कहेगा, कपास बीनकर, लोढ़कर और रुई पीचकर किसी ने रेशम जैसी रुई का अटूट पहाड़ सजाकर रखा है। इस देश के लोग कैसे पागल हैं कि इतनी रुई के रहते हुए भी नंगे भूखे और मारे मारे फिरते हैं। धर्मनिष्ठ पारसी देखेगा तो सूर्य देव को नमस्कार करता हुआ कहेगा, अभी हाल संदूक में से निकाली हुई नई दूध जैसी पगड़ी और वैसे ही स्त्री बंद तय किए हुए जामे पहने पर्वत रूप दस्तूर सूर्य नारायण के दर्शन में लीन होकर हाथ जोड़कर स्थिर चित्त खड़े हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। भावुक हिंदू इन जगमगाते और साथ ही सुदूर घने बादलों में से पानी झरते हुए शिखरों को देखकर कहेगा, ये तो साक्षात दया के भंडार शिवजी अपनी उज्जवल जटा में गंगा जी को रोक रहे हैं और सारे भारत को प्रलय से बचा रहे हैं। शंकराचार्य अल्मोड़ा में घूमे थे, उन्हें आज भी ये कहते सुन रहा हूं, सचमुच ये अद्भुत दर्शन है, किंतु सब ईश्वरीय माया है। न हिमालय है, न मैं हूं और न तू है। जो कुछ है वो ब्रह्म है, वही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। बोलो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये उद्गार थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, जब सन 1929 की ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने कौसानी से हिमालय के दर्शन किए। उनका मानना था, सच्चा हिमालय तो हमारे हृदय में है। इस हृदय रूपी गुफा में उतरकर उसमें शिव दर्शन करना सच्ची यात्रा है, यही पुरुषार्थ है। काठगोदाम नैनीताल मोटर मार्ग पर स्थित एक छोटा सा गांव ताकुला, जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। ये गांव एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है, जहां ये गांव एक और नैनीताल की दक्षिणी पहाड़ी दीवार और उसके नीचे बसे एक छोटे से प्यारे से गांव रूसी पर नजर टिकाए है, वहीं दूसरी ओर ये गांव नीचे दूर फैली घाटी सोलिया पर भी नजर जमाए हुए है। जानते हैं, यही तो है गांधी की माओ यात्राओं का पहला पड़ाव। पहली बार बापू यहाँ 14 जून सन 1929 को आए और श्री गोविंद लाल साह के मोती भवन में ठहरे। यहीं से उन्होंने आसपास के सभी कार्यक्रमों का संचालन भी किया और अपनी इसी यात्रा के दौरान ही तो गांधी जी ने इस गांधी मंदिर का शिलान्यास किया। 2 वर्षों के पश्चात अर्थात 18 मई सन 1931 को जब गांधी जी दोबारा यहाँ आए तो वो इसी गांधी मंदिर में ठहरे। आगामी 5 दिनों तक गांधी जी यहाँ रुके। अपनी इन्हीं दोनों यात्राओं के दौरान गांधी जी नैनीताल भी गए। नैनीताल की यात्राओं के दौरान उन्होंने वहां की जनसभा को संबोधित किया।
ये स्थान इतना पसंद था कि गवर्नर की सुविधा थी। दूसरी बार जब आए थे सन 31 में, तो गवर्नर की सारी सुविधा, गवर्नमेंट हाउस भी मिल सकता था, गेस्ट हाउस भी मिल सकता था, पर क्योंकि सरकार को तो इनको राजी करना था ना, तो इस सब के बावजूद वो यहाँ रहे और यहीं इसी तालकुला मंदिर में इनकी ताल्लुकेदारों से मुलाकात होती थी, जमींदार लोग आते थे। मुझे याद है कि जब मैं 9 या 10 बरस की थी तो मैंने अपने जन्मदिन के दिन कहा, माँ मैं अब ये और कपड़े की फ्रॉक नहीं पहनूंगी, मेरे लिए खादी का ही कपड़ा बनाइए। तो खादी उस समय उपलब्ध नहीं होती थी, या तो काटना पड़ता था, ढूंढते ढूंढते कहीं शहर के कोने में थोड़ा सा खोखे में एक खादी का थान मिला और उसको किसी तरह से मैंने व्यवस्था करके मेरे लिए साड़ी बनाई, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं खादी पहनूं। और फिर उसके बाद मैंने हर जन्मदिन को या जो भी अवसर थे मैं खादी पहनना पसंद करने लगी। पर इस खादी को बनने में जो समय लगता है, ये हमारे अंतर का मंथन करके हमको एक निष्कर्ष पर पहुंचाता, आत्मनिर्भरता, अपने आप पर खड़े रखने की एक क्षमता देता है, आत्मविश्वास देता है। नैनीताल अर्थात मां नैना देवी का ताल, एक शहर जो सुरई, देवदार और बांज के जंगलों के बीच सिमट गया है और दूसरी तरफ इस ताल के चारों तरफ पसर गया है। नैनीताल ऐसा शहर जो सबको खुशियां बांटता है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। यहाँ के बांज के झुरमुटों से छनी और इस ताल के शीतल जल पर फिसलती हुई वायु का आनंद लेने आते हैं। लोग यहाँ के ताल में नाव चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, रोपवे से स्नो व्यू जाते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं। और यहाँ के सजे धजे जगमगाते बाजारों में खरीदारी करना तो कभी नहीं भूलते। और हाँ, यहाँ के फ्लैट में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं और उत्सवों का भी खुल के मजा लेते हैं। शाम होते ही नैनीताल की चकाचौंध और यहाँ पर पर्यटकों का सैलाब अपनी चरम पर होता है और इसकी धुरी होती है ये माल रोड। रोशनी में नहाई माल रोड, दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट से भरी पूरी माल रोड। लेकिन ये तो आज का माल रोड है। 1929 में जब बाबू यहाँ आए, माल रोड तो तब भी यहाँ था और उस समय के अनुरूप सुंदर भी था। लेकिन क्योंकि भारतीयों का इस सड़क पर आना पूर्णतः वर्जित था, भारतीय जनमानस इस झील के उस पार बनी कच्ची सड़क का उपयोग करने के लिए बाध्य थे। इस सड़क को आज भी ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। शायद यही वजह है कि जब बापू यहाँ आए तो आम जनमानस को संबोधित करते हुए उन्होंने चरखा, छुआछूत निवारण, सांप्रदायिक एकता के साथ साथ स्वाभिमान और स्वावलंबन पर विशेष बल दिया। नैनीताल के बाद अगला प्रमुख पड़ाव था रानीखेत के पास ताड़ी खेत में स्थित प्रेम विद्यालय, जो सन 1921 में असहयोग आंदोलन में खोला गया। उपस्थित बड़ी सभा में अपने पर्वतीय भाई बहनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों के कष्टों की कहानी यहाँ आने से पहले भी सुन रखी थी, किंतु उसका उपाय तो आप लोगों के ही हाथ में है। इस उपाय का नाम है आत्मशुद्धि। आज हम अपनी स्वार्थ परायणता और आंचलिक संकीर्णताओं के बोझ से दबे हुए हैं। हमें इन दुर्गुणों को निकालकर बाहर करना होगा। हम अपने कुटुंबों के लिए तो मरना जानते हैं, परंतु समय आ गया है जब हम एक कदम और आगे बढ़ें। हमें अपने प्रेम का वृत्त इतना बढ़ाना चाहिए कि सारा गांव उसके अंदर आ जाए। इसी तरह गांव के प्रेम का वृत्त बढ़कर जिले, जिले का प्रांत, प्रांत का देश को छूते हुए संपूर्ण जगत को ढक ले।
चरखे की शक्ति और क्षमता पर बापू यहाँ भी बोले। उन्होंने कहा कि इस लघु चक्र के आंतरिक महत्व पर ध्यान दें और इसमें समाहित प्राण शक्ति व ऊर्जा को अनुभव करें। पेशावर के कुमारी अंतरीप और कराची से असम तक कोटि कोटि जनता को एक अटूट बंधन में बांधने वाला कोई साधन इस नाजुक धागे से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अल्मोड़ा में बापू ने जीआईसी के प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित किया। वे यहाँ रूप से दरिद्र नारायण की सेवा हेतु चंदा इकट्ठा करने आए थे, लेकिन अपनी मोटर से दबकर मारे गए ग्रामीण पद्म सिंह की मौत ने उन्हें व्यथित कर डाला। उन्होंने यहाँ नायक जाति की व्यभिचारी प्रवृत्ति का विरोध किया तथा अस्पृश्यता को कलंक कहकर इसको छोड़ने का आह्वान किया। आगे अपनी यात्रा में अल्मोड़ा में आम सभा को संबोधित करते हुए बापू कौसानी पहुंचे। कौसानी में इसी डाक बंगले में लगभग 15 दिन तक बापू ने विश्राम किया था। यही वह स्थान है जहां पर बापू ने गीता पर अपने अध्ययन अनासक्ति योग की प्रस्तावना को पूर्ण किया। फलस्वरूप कालांतर में इस डाक बंगले को आश्रम बना दिया गया और इसका नाम अनासक्ति आश्रम पड़ गया। जब गांधी जी को गोली लगी, उसके बाद जब गांधी मेमोरियल फंड का निर्माण हुआ तो हमारे अल्मोड़ा जिले से भी सरकारी जो लोग थे, डीएम वगैरह, उनके माध्यम से केवल 15,000 रुपये इकट्ठा हुआ, जो कि बहुत कम था। तो शांतिलाल त्रिवेदी और सरला बहन ने डीएम से रिक्वेस्ट की कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने प्रयासों से फंड इकट्ठा कर दें। तो उस आधार पर उन्होंने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया पूरे अल्मोड़ा जिले से, कुमाऊं क्षेत्र से। तो 1.5 लाख रुपया जब इकट्ठा हुआ तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल असंभव काम को संभव कर दिया, पहाड़ में तो इतना पैसा था ही नहीं, लेकिन इतना ही आप लोगों के प्रयास से इकट्ठा हुआ, तो आप बताइए कि क्या योजना है। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि अनासक्त मतलब ये जिला परिषद के डांग बंगले में, जिला बोर्ड के डांग बंगले में गांधी जी टिके थे 1929 में और 14 दिन वहाँ रहे। उन्होंने वहाँ पर अनासक्ति योग की भूमिका लिखी। गीता पर जो पुस्तक है अनासक्ति योग, उसको कंप्लीट किया वहाँ और उसकी भूमिका लिखी वहाँ पर। तो वो बहुत अच्छा ग्रंथ है गीता के बारे में, सरलतम तरीके से समझने की दृष्टि से। तो उस आधार पर उस आश्रम उन्होंने रिक्वेस्ट की, उस डांग बंगले के 1-2 कमरे हमें दे दिए जाएं ताकि हम वहाँ से गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप काम कर सकें और उस केंद्र का नाम अनासक्ति आश्रम रखा जाए। अपने इसी प्रवास के दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी श्री विक्टर मोहन जोशी के अनुरोध पर बापू प्रसिद्ध धार्मिक नगरी बागेश्वर गए। वहां उन्होंने सरयू में स्नान कर बागनाथ के दर्शन किए और नुमाइश मैदान में आम जनसभा को संबोधित किया। भाषण का मूल मंत्र रहा स्वदेशी स्वावलंबन, अस्पृश्यता विरोध और राष्ट्र निर्माण। उन्होंने वहां स्वराज भवन की नींव रखी और वापस कौसानी लौट आए। कौसानी में बापू की यूरोपीय शिष्य सरला बहन द्वारा गांधीवादी सिद्धांतों पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई, तो आज भी स्थानीय नारी समाज को स्वावलंबन व संस्कार प्रदान करता है। आइए प्रविष्ट होते हैं लक्ष्मी आश्रम में और इन आश्रम वासियों की दिनचर्या को और करीब से देखते हैं।
आश्रम के इतिहास, स्थापना की अवधारणा व उसके विभिन्न पहलुओं से परिचित होने के लिए आइए बात करते हैं इस आश्रम की वर्तमान वरिष्ठ कार्यकर्ता कांतिबेन भट्ट से। इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो पुरुष सत्ता के नीचे हैं। समाज चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर स्तर पर चलना चाहिए, तब समाज अच्छा चलेगा। इस दृष्टि से सरला बहन ने सोचा कि स्त्री को स्वावलंबी बनाना चाहिए और उसे भी मौके देने चाहिए। बापू की जो नई तालीम है, जिसमें उसके शारीरिक, मानसिक और हृदय का विकास होता है, उसी तालीम के द्वारा मैं स्त्री शक्ति जागरण का काम यहाँ कर सकूँगी। बापू से आशीर्वाद लेकर उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सन 46 में इसी स्थान कौसानी में की और उनको सर्वप्रथम एक छोटा सा मकान, जिसमें हम बैठकर अभी बातें कर रहे हैं, दान में मिला था। इस मकान को जिन्होंने दान में दिया था उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था, इसलिए उनके नाम से हम इसको लक्ष्मी आश्रम कहते हैं। वैसे यह कस्तूरबा ट्रस्ट के नाम से भी कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल करके प्रसिद्ध है। इसी साल उत्तरांचल सर्वोदय मंडल की स्थापना हुई है, जो कि राष्ट्रीय सर्वोदय मंडल की एक इकाई है। और प्रथम सर्वोदय मंडल के सचिव के नाते मुझे जो सेवा देने का अवसर मिला है और इसी नाते में एक सचिव के नाते यहाँ पर कार्यरत हूँ। सर्वोदय मंडल की स्थापना सन 48 में हुई थी और इसकी स्थापक रहे हैं महात्मा गांधी और विनोबा जी। विनोबा जी के मार्गदर्शन में ही ये हुआ था गठन इसका। और अभी लगभग राष्ट्र के सभी प्रांतों में इसकी एक एक छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। और उत्तरांचल में हालांकि अभी भी बना है, क्योंकि पहले ये यूपी सर्वोदय मंडल था और इनके मुख्य जो उद्देश्य रहे हैं, इनकी एक सदस्यता लेनी पड़ती है, जो कि प्राथमिक सर्वोदय मंडल, नगर सर्वोदय मंडल, जिला सर्वोदय मंडल से जुड़ी हुई रहती है। तो दो तरह की इसकी सदस्यता है, जिसको एक को कहते हैं सर्वोदय मित्र और दूसरा है लोक सेवक। लोक सेवक वो बन सकते हैं जो निरंतर खादी पहनते हैं और सर्वोदय के विचारों से अपना जीवन भी जीते हैं। सर्वोदय मित्र कोई भी बन सकता है, जिनको सर्वोदय विचार में श्रद्धा हो, वो कोई भी बन सकता है। कुछ ही समय से स्थापना हुई है, तो अभी धीरे धीरे हम जिलों तक पहुंच रहे हैं। हमारी कल्पना है कि दिसंबर तक हम उत्तरांचल के 13 जिलों में पहुंचेंगे और प्रत्येक जिलों में इसकी एक एक इकाई की स्थापना होगी। साथ ही सर्वोदय से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, उदाहरण के लिए इसकी एक रचना समिति है जिनके 6 मुद्दे हैं, जिसमें से है शिक्षा स्वावलंबन, वस्त्र स्वावलंबन, स्वास्थ्य स्वावलंबन, जैविक कृषि और सफाई स्वावलंबन और सर्वधर्म सद्भाव। तो ये 6 मुद्दों को लेकर अभी हमने अल्मोड़ा जिला टारगेट किया है। तो अल्मोड़ा जिले में तो ये कार्य चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही उत्तरांचल के जो अन्य जिले हैं उनमें भी ये गतिविधियाँ चलाई जाएगी, जिसमें सर्वोदय साहित्य का प्रसार होगा, युवा शिविरें होगी, महिला शिविरें होगी। उन जिन 6 मुद्दों की हमने आपको बात की, उन पर भी निरंतर कार्य चलेंगे। लक्ष्मी आश्रम के पश्चात आइए चलते हैं इस क्षेत्र के एक अन्य प्रसिद्ध गांधीवादी स्थान चनोदा आश्रम, जिसकी स्थापना बापू के कौसानी आगमन से पूर्व हुई थी और जो आज भी परंपरागत मूल्यों पर कार्य कर रहा है। चनोदा आश्रम बापू के अभिन्न मित्र व सहयोगी भाई शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से सन 1942 में इस आश्रम की स्थापना की गई। अपनी कौसानी यात्रा के दौरान बापू यहाँ भी ठहरे, जिससे इस आश्रम के कार्यों को बल मिला। यह कुमाऊं का सबसे पुराना गांधी आश्रम है, जो विक्रय के साथ उत्पादन का कार्य भी करता है। वर्तमान में यह कुमाऊं के 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत व नैनीताल के गांधी आश्रमों का प्रधान कार्यालय है।
आइए परिचित होते हैं इस ऐतिहासिक आश्रम से और जानकारी हासिल करते हैं इसकी गतिविधियों की। बापू को खादी से विशेष प्रेम था। उनका यही प्रेम और समर्पण यहाँ की गतिविधियों में भी नजर आता है। कपास से सूत काता जाता है, फिर इस धागे से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। कंबल, शॉल जैसी अनेक चीजें यहाँ बनती हैं और फिर बिक्री के लिए कुमाऊं भर में फैली गांधी आश्रमों की विभिन्न शाखाओं में भेज दी जाती हैं। सन 1942 में जो गांधी जी यहाँ पर आए तो उसमें यहाँ पर जो थे शांतिलाल त्रिवेदी जी थे, उन्होंने यहाँ पर आश्रम का काम कर रखा था। तो गांधी जी ने यहाँ पर विश्राम करा। उस समय जो है लोगों में एक भावना भी जागृत हुई कि यहाँ पर खादी का काम बढ़िया ढंग से हो सकता है और उनकी भी विचारों से अवगत गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर गांधी आश्रम का काम जो है बड़े सुचारू रूप से चलने लगा। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यहाँ था कि कच्चा माल कहाँ से मंगाया जाएगा, कैसे गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो कच्चे माल खरीदने के लिए लोगों ने यहाँ पर नज़दीक में भेड़ पालन कर रखा था। भेड़ पालन की वजह से लोगों ने अपने बकरियों का ऊन हमको देना आरंभ करा। लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर गांधी आश्रम में जाके हमारी ऊन कार्ड हो जाएगी, हम अपना रोजगार चलाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर लोग आने लगे और हमने भी उनसे परचेज करा। हम नज़दीकी यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी जो है धारचूला कही जाती है, तो धारचूला से जो है ऊन खरीदने का काम हमने प्रारंभ किया और ऊनी उत्पादन ही इस गांधी आश्रम कुमाऊं का जो क्षेत्र से गांधी आश्रम चनौदा है, इसका मुख्य काम जो है वह ऊनी उत्पादन करना है। फिलहाल उनका भविष्य तो ठीक है। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में इसका काम अभी उतना खराब नहीं हुआ है, जितना लोगों में भावना इस तरह की अगर कहीं पैदा भी हो रही होगी, लेकिन उतना खराब नहीं है, इसका भविष्य ठीक है। क्योंकि यहाँ के रॉ मटेरियल हमको यहाँ पर मिल जाता है और काम हमारे पास ग्रामोद्योग के कई आइटम इस तरह के हैं जिसको यहाँ गांधी आश्रम जो है उनको गांधी जी ने जो बताया था कि हर एक गांव वालों को काम दिया जाए, गांव वालों को काम देने के उद्देश्य से और जिस हिसाब से ये काम अभी चल रहा है वर्तमान में, आगे फिलहाल इसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं है। यद्यपि बापू हिमालय के विभिन्न स्थानों पर गए, परंतु कौसानी के प्रति उनका अनुराग विशेष था। वह कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहते थे। कौसानी के प्रति उनकी भावना उनके उद्गार में छलकती है। शिमला और दार्जिलिंग भी हिमालय के प्रदेश हैं, किंतु मुझे वहां हिमालय की महिमा का भान न हो सका। वहां मैं रहा भी थोड़े समय, फिर भी मुझे तो वो प्रदेश एक अंग्रेजी बस्ती जैसा लगा। कौसानी आकर अलबत्ता मैं इस बात की कल्पना कर सका कि हिमालय क्या है। हमारे दीर्घदर्शी पूर्वजों ने हिमालय को यात्रा धाम बना दिया था। इस प्रदेश में हजारों हिंदुओं ने ईश्वर की शोध में अपनी देह का बलिदान किया है। वे पागल न थे। उनकी तपश्चर्या का ही फल है कि आज हिंदू धर्म और हिंदुस्तान जीवित है। अनासक्ति आश्रम बापू के गांधीवादी दर्शन का केंद्र है, जो न सिर्फ देवभूमि कुमाऊं अपितु संपूर्ण राष्ट्र को गांधीवादी दर्शन की शिक्षा देता है।